कहानी का शीर्षक है घमंड। घमंडी लाल चौड़ी छाती लेकर अपने गांव लौट रहा था। छाती चौड़ी क्यों ना हो, उसे संगीत का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला था। इसी छोटे से गांव में घमंडी लाल पैदा हुआ और पला बड़ा था। यहीं पर दिलजीत जी से संगीत की शिक्षा दीक्षा ली थी। उन्हीं के पास रहकर वर्षों संगीत साधना की थी। ककहरा से कविता तक सीखा था। दिलजीत जी एक सरल व्यक्ति थे। संगीत के अलावा उनका और किसी विषय में रस नहीं था। यहाँ तक कि स्पर्धा, पुरस्कार, यश में भी रुचि नहीं थी। स्थानीय लोग व नेताओं ने उनको कोई पद देना भी चाहा तो उन्होंने धन्यवाद पूर्वक मना कर दिया। कहा कि मैं जितना समय पद को दूंगा उतने समय संगीत से दूर हो जाऊंगा। वे अपनी साधारणता में खुश रहने वाले इंसान थे। संगीत सीखकर घमंडी लाल शहर जाकर एक संगीत कंपनी के लिए गाने लगा था। इस साल उसके एल्बम हृदय से हृदय तक ने धूम मचा दी थी। इसी एल्बम के लिए उसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जब दिलजीत जी ने यह सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा जैसे उन्हीं की संतान को पुरस्कार मिला हो। वे घमंडी लाल को अपनी छाती से लगाना चाहते थे, उसे बहुत आशीर्वाद देना चाहते थे। जब घमंडी लाल गांव आया तो गांव वालों ने उसका फूल मालाओं से स्वागत किया। गांव वालों को लग रहा था कि घमंडी लाल अब अपने गुरु दिलजीत जी के यहाँ जाएगा, किंतु उसने मालाओं को उतारकर एक तरफ रखा और मद भरे डगों से अपने घर की तरफ चल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह गांव में पुरस्कार का उत्सव मनाने और धन्यवाद देने नहीं, बल्कि अपने आप को बड़ा साबित करने, बस सबको अपने से कम जताने आया हो। 3 दिन तक जब वह मिलने नहीं पहुंचा तो दिलजीत जी समझ गए कि वह पहाड़ की तरह बड़ा हो गया है जो झुकना नहीं जानता। गांव वाले भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह अपने गुरु से मिलने कब जाता है। एक युवक ने एक दिन उससे पूछ ही लिया कि अपने गुरु से आशीर्वाद लेने कब जा रहे हो। यह सुनते ही घमंडी लाल नाराज हो गया और कहने लगा, मैं क्यों जाऊं? उन्हें मिलना है तो वे आए। अब तो मैं उनसे बड़ा कलाकार बन गया हूं, मैं उन्हें हरा सकता हूं। यह बात जब दिलजीत जी के पास पहुंची तो उन्होंने हंसकर टाल दी। उनके हंसकर टालने को घमंडी लाल ने अन्यथा लिया। उसको लगा कि गुरुजी उससे घबरा गए हैं। बातों ही बातों में उसने गुरुजी को चुनौती दे डाली। यह बात जब दिलजीत जी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि अगर घमंडी लाल स्वयं आकर कहेगा तो ही चुनौती स्वीकार करेंगे। घमंडी लाल अपनी सफलता व पुरस्कार में इतना अंधा हो गया था कि उसने गुरुजी के घर जाकर उन्हें चुनौती दे दी। दिलजीत जी ने चुनौती स्वीकार कर ली। जगह, समय व दिन घमंडी लाल को तय करना था, उसने अपनी सुविधा अनुसार तय कर लिया। दिन, समय व जगह तय होने के बाद घमंडी लाल ने अपने संगी साथियों को फोन करके अपने साजों के साथ बुलावा भेजा। वह गांव वालों को दिखा देना चाहता था कि वह कितना बड़ा गायक बन गया है। नियत दिन के 3 दिन पहले से घमंडी लाल के घर तरह तरह के वाद्य यंत्र आने शुरू हो गए जो इसके पहले कभी किसी गांव वाले ने नहीं देखे थे। एक तरफ जहां घमंडी लाल जबरदस्त तैयारी कर रहा था, वहीं दिलजीत जी सहज व निश्चिंत थे। गांव वाले आशंकित हो रहे थे कि कहीं घमंडी लाल दिलजीत जी को हरा ना दे। तय समय, दिन और जगह पर पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। घमंडी लाल ने अपने लिए बहुत बड़ा मंच बनवाया था। मंच पर तरह तरह के ताल, तार, घन व वायु वाद्य यंत्र सुशोभित थे। मंच पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कलाकार मौजूद थे। तय समय पर मुकाबला शुरू हुआ। घमंडी लाल ने सोचा कि पहले वह प्रस्तुति देगा तो उसकी रंगीन प्रस्तुति के बाद दिलजीत जी की प्रस्तुति फीकी लगेगी। उसने निर्णायक मंडल से कहा कि पहले वह प्रस्तुति देगा। निर्णायक मंडल ने कहा, चूंकि दिलजीत जी वरिष्ठ हैं अतः यह हक उनका है। जब यह बात दिलजीत जी को पता चली तो उन्होंने घमंडी लाल को प्रथम प्रस्तुति के लिए सहमति दे दी। जैसे ही साज बजने शुरू हुए लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वाद्य यंत्रों के साथ जब घमंडी लाल ने गाना शुरू किया तो श्रोतागण उसमें डूब गए। कैसे समय बीता, कब गीत समाप्त हुआ पता ही नहीं चला। जैसे ही गीत समाप्त हुआ मैदान तालियों से गूंज उठा। जितनी देर तक गीत चला था लगभग उतनी ही देर तक तालियां बजती रहीं। गांव के लोग प्रशंसा व गर्व से भर उठे थे। अब वे उत्सुक थे कि दिलजीत जी क्या करेंगे। उन्होंने कुछ दृष्टव्य तैयारी तो की नहीं थी। जैसे ही तालियां खत्म हुई दिलजीत जी मंच पर पहुंच गए। मंच पर वे अकेले थे, उनके साथ कोई साजिंदा या सहायक गायक नहीं था। उनको अकेले मंच पर देखकर घमंडी लाल के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैरने लगी थी। सब गांव वाले सांस रोककर गायन की प्रतीक्षा कर रहे थे। दिलजीत जी ने कुछ पल मौन रहकर गुनगुनाना शुरू किया। आलाप लिया, तान ली, स्वर खींचे और फिर गाना शुरू किया। सब लोग ठगे से गीत सुन रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे स्वरों के नीर पर कोई शब्दों की नाव चला रहा हो या स्वरों के धागों में शब्दों के मोती पिरो रहा हो।
उस पर गीत के भाव की पीड़ बच्चे से कह रहा है कि तुम मुझे कितने भी पत्थर मारो, मेरे पास तुम्हें फल देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुम मेरे फल खाकर बड़े हुए हो, तुम बड़े हो जाओगे तो मुझे खुशी होगी कि मेरे फल काम आए। लेकिन बड़ा वह है जो देता है, और दे वही पाता है जो झुकना जानता है। सुर लहरियों ने श्रोताओं के हृदय खोल दिए और गीत उसमें प्रवेश कर गया। जैसे ही गीत समाप्त हुआ, तालियां तो नहीं बजी, लेकिन लोग खड़े हो गए, उनके आंसू टपक रहे थे। घमंडी लाल भी खड़ा हो गया, वह आंसुओं से आपूरित था। उसे समझ आ गया था कि साज से महत्वपूर्ण सुर हैं और सुर से महत्वपूर्ण भाव। वह हार गया था। क्या इसी हार में उसकी जीत का रास्ता नहीं छिपा था?